मनी ट्री के को फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा सर और इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अमित सुरेश जैन सर। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि करंट भाव वैसे यहाँ पर क्या चल रहे हैं। अगर गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें तो लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज जो है गोल्ड के भाव की बात करें 1,51,000 का स्तर ये पार कर गया है। करीब करीब एमसीएक्स पर यहाँ पर 1.5% की तेजी देखने को मिली है। कॉमिक्स की बात करें यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। $4,371 पर गोल्ड यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें यहाँ पर आज करीब 8,000 रुपए की एमसीएक्स पर यहां पर बड़ी तेजी देखने को मिली है। 2,33,425 रुपए पर यह ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब 3.5% की इसमें भी तेजी है। इसके अलावा कॉमिक्स पर तो और भी तेजी देखने को मिली है। करीब 5% के आसपास कॉमिक्स पर यहां पर यह ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सिल्वर यानी कि प्रीशियस मेटल्स में यहां पर लगातार तेजी बनी हुई है, चाहे ले लीजिए गोल्ड, चाहे ले लीजिए यहां पर सिल्वर। इसके अलावा अगर अब 6 दिन की अगर तेजी की बात करें तो यहां पर लगातार करीब अगर गोल्ड की बात करेंगे तो 6% के आसपास ये यहां पर बढ़ा है। वहीं सिल्वर की अगर बात करेंगे तो 9% के आसपास वहां पर भी तेजी देखने को मिली है। अमित सर, सबसे पहले आपसे इसमें हम लोग थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर एमसीएक्स पर सर सोना जो है वो 1,51,000 का स्तर यहाँ पर पार कर गया है 10 ग्राम के लिहाज से अगर देखा जाए, और पिछले 6 दिनों में लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है। आज और कल में खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो एक जोन बाउंड यहाँ पर था वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर टूटता हुआ आगे बढ़ा है। अभी क्या लग रहा है, क्या वजह है पहली बात तो ये, और आगे क्या ये जो तेजी है वो मेंटेन रहेगी यहाँ पर? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं अपना डायलॉग बोलना चाहूंगा बाजार हो या इंसान, जाना ऊपर ही है जी। लास्ट शो में भी हमने बातचीत करी थी जब हम लोग बॉटम तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अभी देखिए, अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें, टेक्निकली बात करें तो यहाँ से अब बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में जाना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश लेवल्स फ्रेश एंट्री पॉइंट बनाना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। गोल्ड में जो तेजी आ रही है उसकी मेजर वजह है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्रूड ऑयल टूट रहा है, डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, और जैसा हम सिप की टिप बनाते हैं तो लोग एसआईपी भी करके ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी वजह हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमने बाउंस देखा हुआ है। लेकिन अभी भी यानी बहुत अट्रैक्टिव रेट्स हैं जो लोगों के अंदर फोमो ला सकते हैं। कहाँ 4 लाख रुपए की चांदी 2,33,000 रुपए पे चल रही है, तो लोगों के पास विजन बढ़िया तगड़ा वाला है, 4 लाख रुपए तक वापस जाएगी, अभी खरीद लो। और बाजार टेक्निकली भी ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया था, उसको 4-5% का गेन मिल रहा है, तो एक बार मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए अभिषेक जी। मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि अच्छे जोन्स में यहाँ पर अभी गोल्ड जो है यहाँ पर बढ़ गया है। इनफैक्ट सिल्वर की भी बात करें वहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर अमित सर का यहाँ पर कहना है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करके चल सकते हैं। सिद्धार्थ सर, आपको क्या लगता है इनकेस अगर इन्वेस्टर्स के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो उनको इनकेस अगर यहाँ पर लमसम निवेश करना हो ईटीएफ के जरिए, गोल्ड फंड के जरिए यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर सही मौका है अभी करने का? वेल अभिषेक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज अगर हम देखें फॉर द लास्ट 3 to 4 मंथ जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने स्लाइड डाउन एक्टिविटीज दिखाई हैं उसके कारण इन्वेस्टर्स काफी निराश रहे हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर का बॉटम हो चुका है या अभी भी करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अपना 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस समय मूव ज्यादा नहीं कर रहा है ऊपर, एंड एट द सेम टाइम जो कमोडिटी के जो प्राइसेस है स्पेशली द क्रूड ऑयल प्राइसेस वो नीचे आए हैं, उसके कारण काफी सारे जो कमोडिटीज हैं इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर उनके उसमें एक तेजी देखी गई है। इनफैक्ट कल में 5% का गोल्ड के अंदर एक इंक्रीमेंट भी देखा गया है। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जिस इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो मैंने उनको हर बार यही एक सजेशन दिया था दैट दे शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। और अगर किसी इन्वेस्टर को एक नया इन्वेस्टमेंट्स करना है सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन वुड बी थ्रू एन एसआईपी रूट, और थोड़ा सा पैसा वो लमसम के रूट पे भी इस लेवल्स पे डाल सकते हैं। क्योंकि बिकॉज जिस तरीके से हम हर बार अपने शोज पे कहते हैं कि एसआईपीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग एवरेजिंग टूल होता है जहां इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम एवरेज करके एक अच्छा एक ल्यूक्रेटिव एक बाइंग पॉइंट्स ले सकते हैं। सो आई पर्सनली फाइंड दैट अगर हम थोड़ा सा पैसा लमसम अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ मनी जो हम गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे एंड रिमेनिंग अमाउंट इनटू एन एसआईपी फॉर्म अगर हम मूव करते हैं, सो वी विल फाइंड 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहले ये कि आपकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होगी वो काफी नीचे हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि अगर आपने पहले गोल्ड एंड सिल्वर अगर हायर लेवल्स पे खरीदा होगा तो अगर आप इस समय अगर आप थोड़ा सा अपना बॉटम फिशिंग करके अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपकी बाइंग लेवल नीचे हो जाएगी।
और जिस तरीके से प्रोजेक्शंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी आ रहे हैं दैट गोल्ड एंड सिल्वर एक बेटर परफॉर्मेंस देगी इन टाइम्स टू कम, तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के ईज आउट होने से इट विल आल्सो बी एन इंपॉर्टेंट सेंस कि जो गोल्ड एंड सिल्वर में जो एक बेयर मिनिमल लेवल ऑफ जो ग्रोथ है वो दोबारा देखने को मिल सकती है। सो अभिषेक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल्स हो सकते हैं जहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर जिस तरीके से हेज के लिए रखा जाता था अगेंस्ट द पोर्टफोलियोज, अगेंस्ट इन्फ्लेशन, उनको अच्छी तरीके से उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कई सारे सवालों का सर जवाब आपने एक ही यहाँ पर जवाब में एक तरह से दे दिया अगर देखा जाए तो उसको। खैर चलिए, यहाँ पर एक बार गोल्ड ETF की यहाँ पर चर्चा हुई तो ये बात देख लेते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जो यहाँ पर आंकड़े पेश किए गए हैं वो क्या यहाँ पर कह रहे हैं। अगर भारतीय गोल्ड ETFs की होल्डिंग यहाँ पर देखें तो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ी है। 118.7 टन के आसपास जून में होल्डिंग थी, जो कि जुलाई में बढ़कर 119.8 टन हो गई, यानी कि 1 टन से ज्यादा यहां पर भारतीय गोल्ड ETFs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो वहां पर करीब 24 टन की यहां पर होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। जून में 4044 टन के आसपास यहां पर होल्डिंग थी गोल्ड ETFs की। वैश्विक लेवल की यहां पर बात हो रही है, जो कि बढ़कर जुलाई में 4068 टन के आसपास यहां पर पहुंच गई है अगर देखा जाए तो, यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हल्की सी यहां पर बढ़त है। हालांकि थोड़ा सा पहले अमित सर अगर पहले जाएं हम लोग तो फिर थोड़ा सा आउटफ्लो वैश्विक लेवल पे देखने को मिल रहा था। और जहां तक कि अगर मैं जून की बात करूं तो वहां पर क्या हो रहा था कि भारतीय जो ETF होल्डिंग थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी। और वर्ल्ड लेवल पे भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर क्या इंडिकेशन लग रहे हैं, क्या वजह लग रही है इसके पीछे, और क्या लग रहा है कि सेफ हेवन बाइंग की वजह से यहाँ पर एक तरह से ये बाइंग की गई है वर्ल्ड लेवल पे, या फिर कोई और आपको मजबूत फंडामेंटल लग रहे हैं? नहीं, देखिए, अनसर्टेन माहौल इतना ज्यादा है ट्रम्प साहब की वजह से कि सेंट्रल बैंक्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, सबको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियोज को हेज करना है। और यही एक मेजर वजह है जो ट्रम्प साहब को, अभी ट्रम्प साहब तो इनफैक्ट वॉर करने के बाद भी गोल्ड सिल्वर को गिरा दिए, क्योंकि अब इस बार दूसरे फैक्टर्स ड्राइव कर रहे थे, क्रूड ऑयल डॉलर को ड्राइव कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ETF की बाइंग आ रही है, प्लस सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो बाजार अभी भी टाइम करेक्शन में है, लेकिन 1-2 साल के टाइम करेक्शन के बाद बाजार ये आउट परफॉर्म ही करना है। तो अब ये 2-2.5 साल का फेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए टाइम करेक्शन में है, ये वर्ल्ड वाइड हर कोई इसमें गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चाहेगा। और ये आप जैसा मैंने शो के स्टार्ट में ही कहा कि इंसान हो या बाजार, जाना ऊपर ही है, जाना ऊपर ही है सर। हाँ, ओवरऑल स्लोली एंड ग्रेजुअली हर कोई बाय कर रहा है। और हम सब मिलके भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो का 5 से 10% एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। अभिषेक जी, सर मेरा सवाल दोनों के लिए, आप दोनों के लिए यहाँ पर रहेगा। आपने जैसे बोला सर अमित सर की इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर ज़्यादातर एक तरह से अगर देखी जा रही है, उनकी तरफ से ज़्यादा ETF यहाँ पर बाय किया जा रहा है। रिटेल निवेशक यानी कि थोड़ा सा पीछे है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। सबसे पहले अमित सर, उसके बाद सर सिद्धार्थ सर आप। रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली अभिषेक जी इस माइंडसेट, गेट क्विक रिच स्कीम वाले माइंडसेट से आता है। तो जैसे ही बाजार गिरना चालू होते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट में खबरें, अभी हमने इसी मंथ के स्टार्ट में एक रिपोर्ट और पब्लिश होते हुए देखी थी कि जहां पर डेथ क्रॉस पैटर्न की बनने की बात कर रही थी और गोल्ड वहां से और 20-30% गिरावट की बात कर रहा था। तो जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो रिटेलर पैनिक हो जाता है, जो सेफ हेवन सोच के पोर्टफोलियो को हेज करने के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करता है। और फिर हम लोग भी मंदी की बातें करने लगते हैं, क्योंकि हमें भी टेक्निकली बाजार में गिरावट की संभावना दिखती हैं। तो रिटेलर से मैच्योर्ड माइंडसेट से नहीं आता, और वो रिटेलर फिर जब नेगेटिव न्यूज ट्रिगर होती है, जैसे आज यहाँ से भी अगर गोल्ड 2-2.5% की गिरावट आज कल या अगले हफ्ते में दिखा देता है, तो रिटेलर फिर से अपना माल काटना चालू कर देगा। तो रिटेलर बदले हुए मौसम की तरह होता है, जो थोड़ा सा वहां पर उनको अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली जब लंबे ट्रेड निकालने स्पेशली ETF वगैरह में, तो वहां पर थोड़ा लंबा नजरिया होना चाहिए। सिद्धार्थ साहब, आपका कहना है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती हुई दिख रही है इनकेस अगर वर्ल्ड के लेवल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो, और रिटेल निवेशक थोड़ा सा कहीं पीछे होता जा रहा है यहाँ पर? वेल डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है गोल्ड एंड सिल्वर में, ये ऑटोमेटिकली तब से बहुत स्टार्ट हो गई थी जब से डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी। गोल्ड को एज अ सेफ हेवन की तरफ मानी जा रहा था। एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी के कारण जो है बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड को, सिल्वर को अपने वॉल्स के अंदर इसलिए रखना चाहते थे सो दैट अगर कल को कोई डॉलर को लेकर कोई प्रॉब्लम आए या डॉलर इंडेक्स अगर एक इमीडिएटली डाउनफॉल दिखाए, तो उनके पास गोल्ड एज अ हार्ड करेंसी के तौर पे वो रख सकते हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम
अगर आप देखें कि जो बाइंग हो रही है गोल्ड एंड सिल्वर में, वो इसलिए भी हो रही है बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन दैट इधर द कंट्रीज चाह रही हैं कि वो अपनी जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी के अंदर करें, बार्टर्स के थ्रू करें, करेंसी स्वैप्स के थ्रू करें, डी डॉलराइजेशन करें। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, एक टैरिफ एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसके कारण एक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी रही थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत सारी कंट्रीज को डॉलर के ऊपर से कॉन्फिडेंस जो है वो एक खत्म होते हुए देखने को मिला, जिसके कारण एक गोल्ड की तरफ जो उनका जो एक इंक्लिनेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो अभिषेक, दैट हैज बीन वन अमंग्स द मेजर रीजन जिसके कारण इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है गोल्ड एंड सिल्वर में एक एक्सेसिव रूप में हुई है। स्पेशली अगर आप 2025-26 का डेटा देखें, दैट क्लियरली शोज के काफी सारी सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडियन सेंट्रल बैंक, चाइनीज सेंट्रल बैंक, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो सिल्वर में इन्वेस्ट किया है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स है जिसका जो एक गेट रिच क्विक से बहुत बार अपने एक इस पर्सपेक्टिव पे जीता है, तो उस केस में उनको डेफिनेटली उनका जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि गोल्ड एंड सिल्वर से वो एकदम रिटर्न्स कमाए और उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। सो एट समटाइम्स ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है, बट समटाइम्स ये बैकफायर भी कर जाती है। सो अभिषेक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मैं देखूं रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो अभी भी उनका जो एक प्रोत्साहन है या उनका जो एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर वो बना हुआ है। ऑफ कोर्स वो दिवाली जो 2026 के आसपास जो होता एक स्थिति थी जहां पे आप गोल्ड एंड सिल्वर में एक एक्सेस रैली देख रहे थे, वैसा जो क्रेज है या यूफोरिया है हम वैसे नहीं देख सकते। बट स्टिल यस, पोर्टफोलियोज को हेज करने के लिए इन्वेस्टर्स आज भी गोल्ड एंड सिल्वर का या मेटल्स का यूज कर रहे हैं, सो दैट दे कैन एक्चुअली हेज देयर पोर्टफोलियोज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगेंस्ट द इक्विटी मार्केट्स, एंड एट द सेम टाइम ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियोज। सो दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, या वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हो या रिटेल बायर्स का हो, वो दोनों अलग है। बट यस, ऑफ कोर्स दोनों के केस में जो बाइंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है वो कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि चाहे वो एक हिस्टोरिकल रीजन से हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशनल रीजन से हो, चाहे वो एक जियोपॉलिटिकल रीजन से हो, गोल्ड एंड सिल्वर हैज ऑलवेज बीन द सेफ हेवन फॉर बोथ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द रिटेल बायर्स। अमित सर, वैसे क्या लगता है कि ETF जो होल्डिंग है इंडिया के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो लगातार बढ़ रही है, मंथ और मंथ बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इन केस अगर यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहता है तो क्या लग रहा है कि सोने के जो रेट्स हैं वो थोड़े से और MCX पर यहाँ पर और बढ़ते हुए देख सकते हैं? थोड़े से जो लास्ट लेवल था, जो हाई था 1,80,000 के आसपास का, क्या वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? नहीं अभिषेक जी, इसको ना स्टेप बाय स्टेप ही क्रॉस करना पड़ेगा, और एक्चुअली ये होल्डिंग बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली हमें हमारी इकोनॉमिक को ही प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अभी मोदी साहब ने भी 10 मई को आई गेस उन्होंने अनाउंस किया था, रिक्वेस्ट की थी कि भाई गोल्ड सिल्वर मत खरीदो, कम खरीदो। उस दिन कम खरीदो। उस दिन का भाव 1,64,000 रुपए था, 1,62,000 रुपए के आसपास का था, आज 1,51,000 रुपए पे खड़ा हुआ है। तो इसको आउट परफॉर्म करने के लिए अभिषेक जी सबसे महत्वपूर्ण लेवल है 1,56,200 का। 1,56,200 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तब हम इसको 1,61, 1,62 तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अभी 1,51 पे चल रहा है। यहाँ से देखिए, अगर किसी को बाय करना है, किसी को लगता है कि गोल्ड में मेरी रैली मिस हो चुकी है या फिर बॉटम छूट चुकी है, तो मैं एक एंट्री पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से 2-2.5% का करेक्शन इजीली पॉसिबल है। 1,48,000 के आसपास का भाव मिलता है तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 1,45,000 1,47,000 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक 1,47,000 के लिए इंटेक्ट है बाजार, तब तक शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेगा। मीडियम टर्म में ऑलरेडी टाइम करेक्शन में बाजार है, साइडवेज है, और लॉन्ग टर्म में तो एनी विच वेज अगर बाजार 1.25 लाख भी आ जाएगा तो मैं बुलिश ही कहूंगा। तो अभिषेक जी 1,56,000 क्रॉस करने के बाद आप जो कह रहे थे कि 1,80,000 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं क्या, तब हो सकता है मैं अपने प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स 1,70,000 और 80,000 के लिए बना लूं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है 2027 तक 1,75,000 के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर सर कहने कि इन केस अगर 1,48,000 के आसपास यहाँ पर आए तो फिर वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 1,47,000 के नीचे ना जाए। ये एक तरह से सपोर्ट लेवल आप बोल रहे हो ना, कि मतलब यहाँ पर इतना तो यहाँ पर होना चाहिए, राइट? जी, 1,47,000 के नीचे वापस से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा जो पॉजिटिव हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये निकल कर आती है। तो इन केस अगर कोई यहाँ पर एंट्री करना चाहता है फ्रेश एंट्री, तो 1,48,000 के आसपास भाव आने का यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें। और 1,56,000 के ऊपर यहाँ पर इन केस अगर रेट क्रॉस करते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि जो ऑल टाइम हाई हम लोगों ने गोल्ड में देखा था MCX पर, वहाँ पर पहुँचता हुआ दिख सकता है। अभिषेक जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब गोल्ड 1,70,000 रुपए के ऊपर निकला था तब भी हम बोनस के शो करते थे। उस समय भी मुझे टेक्निकल देख के बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऊपर जा क्यों रहा है। हालांकि उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अपने फॉल्स ब्रेकआउट देकर 1,92,93,000 रुपए का हाई ब्रेक किया, और फिर जब 1,72,000 रुपए के रेट को तोड़ा तो वो फिर 1,40,000 रुपए पे आ गया।
मोर और लेस अभी भी मुझे शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखकर, स्पेशली डेली चार्ट देखकर वही ट्रेंड वापस से नजर आ रहा है। हो सकता है ये दुल्हन की तरह तेजी हो जो बहुत जल्दी वापस नीचे उतर जाए। ठीक है, इस बीच कई सारे दर्शक हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आ गए हैं, उनके सवाल भी आ रहे हैं और कई लोग हाय हेलो भी कर रहे हैं। राम यादव जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते। इसके अलावा तुषार जी हैं, गुड आफ्टरनून सर, आपको भी गुड आफ्टरनून। पोर्टफोलियो भी यहाँ पर कई सारे आए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक एक करके। लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर चांदी की आप थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 2,16,000 के आसपास एक मुझे सर जहाँ तक याद है कि 2,16,000 2,20,000 के आसपास यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड होता हुआ दिख रहा था और फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ से इसमें भी ब्रेकआउट सर देखने को मिल रहा है। आज में सर 8,000 रुपये के आसपास MCX पर चांदी बढ़ती हुई दिख रही है। 2,33,000 के आसपास भाव इसके पहुँच गए हैं। क्या लग रहा है सर, जो उम्मीद थोड़े से नाउम्मीद थे उनके लिए थोड़ी सी उम्मीदें यहाँ पर जगी हैं, जो करीब 3 लाख के आसपास लेके बैठे हुए थे, उनके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी इसमें और तेज़ी आएगी और वहाँ के लेवल्स देखने को दोबारा मिल सकते हैं इसमें? अभिषेक जी, किससे क्वेश्चन है ये? हाँ सर, आपसे, हमें सर। अभिषेक जी देखिए, अभी 2,33,000 रुपए का भाव चल रहा है। ये तेजी नो डाउट शॉर्ट टर्म में तेज है बाजार, और पिछले शो में भी हमने बात करी थी 2,23,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तब बाजार में हम एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। किसी ने भी उस शो को देखकर या फिर लोअर लेवल पे किसी का भी सुनकर बाय किया हुआ तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर ले 2,24,500 के। तो 2,23,000 रुपए के ऊपर का ही भाव रह गया, चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। 2,24,500 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर बेरिश नहीं होगा। और जैसा आपने कहा कि लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, तो इसके बहुत सारे पड़ाव है रिलीफ लेने के लिए। जैसे 2,39,000 के ऊपर निकलना, रुकना, टिकने के बाद हम 2,54,000 रुपए तक के प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी, लगता है किसी ने आपका आवाज़ दबा दिया आपकी किसी ने। सर दोबारा बोलिएगा अभी। अब आ रही है, बिल्कुल अब क्लियर। तो सर 239 के ऊपर निकलने के बाद 254 तक के पोटेंशियल बनते हैं। 254 के बाद 262, 272। तो ये सारे पड़ाव है जिनको पार करना पड़ेगा, तब 3 लाख रुपए का भाव आ सकता है। सारे पड़ाव पॉसिबल है, बाजार है, कोई जानता नहीं है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बस आप लोगों को ये मैं बता सकता हूँ, 2,24,000 रुपए 500 के नीचे जब तक नहीं जा रही तब तक शॉर्ट टर्म का ट्रेड और सेटअप खराब नहीं होगा। अभिषेक जी ठीक है, तो ये चांदी को लेकर यहाँ पर राय निकल कर आती है। सिद्धार्थ